नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। पेपर 2 एसएसटी जूनियर की सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। इस वीडियो में 200 से अधिक एक साथ वन लाइनर क्वेश्चन सुपर फास्ट तरीके से कराऊंगा ताकि पेपर के अंतिम दौर में आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए, अलग से आपको कुछ भी ना करना पड़े। यह वीडियो पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी क्योंकि बिल्कुल कम टाइम में अधिक से अधिक आपका क्विक रिवीजन यहां पर कराने वाला हूं। आइए इस वीडियो को यहां पर शुरू करते हैं। और मैं आपसे ये भी कह दूं, जितने भी क्वेश्चन आपके 60 नंबर के एसएसटी में पूछे जाएंगे, अधिकतर वीडियो के माध्यम से मैं आपको वन लाइनर फॉर्मेट में करा दूंगा ताकि थ्योरी वाला काम आपका समाप्त हो जाए, पेपर से पहले एक अंतिम रिवीजन भी आपका हो जाए। जितने भी वन लाइनर फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सभी चैप्टर्स वाइज होंगे, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी जानकारी बताई जाएगी। आइए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर कहता है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के 4 मुख्य स्रोत हैं। ये स्रोत धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य हैं। भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुष मानती है। कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, है ना। वेद सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ आपके माने जाते हैं। वेदों में सर्व प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद आपका सबसे पुराना हो जाएगा। सभी को यहाँ पर एक एक करके आपको अच्छे से समझाऊंगा। इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। तो ऋग्वेद किसको कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल? 10 मंडल हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं। इसमें बाल खिल पाठ के 11 सूक्त भी आपके शामिल हैं। ऋग्वेद में कुल 10,462 ऋचाएं शामिल हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होत्र किसको बोलेंगे? ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। इससे आर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इससे ईश्वर की महिमा के बारे में भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा पेपर में, और अदर एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। जो गायत्री मंत्र है ना, ऋग्वेद के किस मंडल में आता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में आपका गायत्री मंत्र आता है। अगला यहाँ पर पॉइंट कहता है गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है ना। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ चुका है पेपर में, ठीक है ना। ऋग्वेद के जो 9वां मंडल है ना, उसमें किस देवता का उल्लेख है? सोम। सोम क्या है दोस्तों? सोम एक प्रकार का पेय पौधा हुआ करता था, है ना। ये नशीला आप लोग इसको बोल सकते हो। ऋषि वगैरह पिया करते थे सोम पौधे को, ठीक। अगला, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 8वें मंडल को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त वर्णित है। यह भी इंपॉर्टेंट है। पुरुष सूक्त के लिए 10वां मंडल इंपॉर्टेंट। चतुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत पुरुष सूक्त ही है। पुरुष सूक्त में ही 4 वर्णों की सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है। पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मण आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, नहीं जैसे ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय वहाँ से, शूद्र वहाँ से। तो ये किस सूक्त में उल्लिखित है? तो पुरुष सूक्त में ही आपका उल्लिखित है। क्षत्रिय आदि पुरुष ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। भुजाओं से कौन उत्पन्न हुआ है? क्षत्रिय की यहाँ पर बात की गई है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर भी आप लोग समझो, वैश्य आदि पुरुष ब्रह्मा की जंघाओं से पैदा हुए। ब्रह्मा की जंघा से कौन पैदा हुए? वैश्य पैदा हुए। शूद्र आदि जो शूद्र थे वो ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए। अब यार ब्रह्मा की क्या ही मैं बात करूं, ब्रह्मा के क्या पैरों में भी गर्भाधान था, मुंह में भी गर्भाधान था। जहां गर्भाधान होना चाहिए वहां तो किसी का नहीं था। तो इसको आप क्या कहोगे कि हाथ से पैदा हुए, कोई पैर से पैदा हो रहा, कोई मुख से पैदा हो रहा, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा। क्या भगवान ब्रह्मा के
मतलब कि सब अंगों में गर्भाधान करने की व्यवस्था थी। क्या आप कहोगे इस पे? कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आप लोग कर देना इस बारे में, बर्ड व्यवस्था के बारे में। क्या ये कल्पनाशील है या ये ऑथेंटिक है? क्या इसका आपका क्या विचारधारा है? आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक। कहाँ कहाँ से कौन कौन पैदा हुआ? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों का संकलन यजुर्वेद है। बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद है। अब हमने ऋग्वेद को आपको बता दिया, क्योंकि सिलेबस में वैदिक काल भी है, सिंधु घाटी सभ्यता भी है और इतिहास जानने के स्रोत भी हैं। तो मैं 2 से 3 टॉपिक इस वीडियो में खत्म करूंगा, इससे बाहर पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब मैं यजुर्वेद की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सस्वर पाठ के मंत्रों का संकलन यजुर्वेद है। बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद है। यजुर्वेद में आपका बलि से पूछा जाए, बलि का कांड, तो आपका यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवयु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम का संकलन है, तो यजुर्वेद में आपके यज्ञ किए जाते हैं। यजुर्वेद में विधि विधानों का संकलन है। इसमें बलिदान, बलि प्रथा किसमें है? यजुर्वेद में है। यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया वेद है। साम, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने आपको यजुर्वेद के बारे में बता दिया। अब बात करेंगे सामवेद की। साम का अर्थ होता है गान, इसको संगीत का जनक भी बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, किस वेद को संगीत का जनक बोलते हैं? तो सामवेद को बोलते हैं। सामवेद मुक्ता यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। सामवेद के पाठकर्ता को उद्धात्र बोलते हैं। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 आपके सूक्त हैं सामवेद में। सामवेद के अधिकांश सूक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर के लिए, ठीक, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं। यजुर्वेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है, ना ही यजुर्वेद में है, ना ही सामवेद में है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अथर्ववेद की यहाँ पर बात करने वाले हैं। अथर्ववेद किसके द्वारा रचित है? अथर्वा ऋषि के द्वारा। इसमें कुल 731 मंत्र हैं। अथर्ववेद में लगभग 6000 आपके पद्य हैं। अथर्ववेद के कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीन हैं, है ना, ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीन है अथर्ववेद में। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। लो भैया, कर दी निंदा। जब आपके वेद ही निंदा करते तो आज का समाज क्या निंदा नहीं करेगा? अगर जिसकी रूढ़िवादी विचारधारा होगी तो वो जो वेदों को मानेगा। अथर्ववेद बोलता है कि कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कोई धर्म विरोधी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर इतिहास की क्लास ले रहा हूँ। जो भी यहाँ पर सोर्स लिखा गया है मैं उसी पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचार का विवरण है। इसमें अंधविश्वास, अब ये क्वेश्चन बनता है पेपर में, अंधविश्वास और जादू टोना किसमें आता है आपके? ये आता है अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में, ठीक। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नीचे यहाँ पर लिखा भी गया होगा, बिल्कुल लिखा गया होगा। पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, ठीक है ना। और जितने भी लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख लिए तो मैंने आपको यहाँ पर 51-50 तक क्वेश्चन करा दिए बिल्कुल कम टाइम में। अगर ये वाले आपको 1 लाइनर नोट्स चाहिए या जितने भी हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब की PDF की क्लास आपको चाहिए तो मात्र 149 में आपको मिल जाएगी, है ना। यहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप पर मैसेज कर लेना। मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा। जितनी भी पेपर के अंतिम दौर तक मैं क्लास लूँगा। अभी मैराथन क्लासेस बाकी हैं, बहुत सारी 1 लाइनर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, बहुत सारी बाकी हैं। तो वो सारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। मात्र 149 रुपये में ये वाली प्राप्त कर सकते हैं। जिस भी मित्र को पूरा कंप्लीट नोट्स चाहिए, है ना, कंप्लीट चाहिए, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, अभी से रिवीजन हो जाए तो उनके लिए 299 प्राइस है उन नोट्स का, जिसमें एक साथ आपको कंप्लीट मिल जाएगा और प्लस PYQ क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। 60 नंबर की पूरी तैयारी हो जाएगी। क्लास के नोट्स का प्राइस 149 है, ठीक। तो नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। दोनों को ही ग्रुप में भी जोड़ देंगे, कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएगा। मैसेज आप लोग एक बार कर लेना, ठीक। अगला पॉइंट यहाँ पर कहता है अथर्ववेद में गृह निर्माण का उल्लेख मिलता है। गृह निर्माण का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसमें कृषि की उन्नति का विवरण है। इसमें व्यापारिक मार्गों की खोज का वर्णन है। अथर्ववेद में रोग निवारण के उपाय हैं। इसमें समन्वय का विवरण है। इसमें विवाह और प्रणय गीतों का उल्लेख है। अथर्ववेद में राजभक्ति का भी वर्णन मिलता है, ठीक है।
आगे का पॉइंट कहता है इसमें राजा के चुनाव का भी उल्लेख मिलता है, इसमें बहुत सी वनस्पतियों का भी विवरण मिलता है, इसमें औषधियों का भी विवरण मिलता है, इसमें सांप और वशीकरण का भी विवरण मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। इसमें प्रायश्चित का भी विवरण मिलता है, इसमें मातृभूमि महात्म्य का भी विवरण मिलता है। अथर्ववेद के कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी उल्लेख मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया, परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है अथर्ववेद में। अगला पॉइंट यहाँ पर आपके सामने कहता है इसमें कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट। लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा को भी पुराणों के रचयिता माना जाता है। पुराणों की संख्या कुल 18 है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्रमाणिक पुराण भी है। पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका है पुराणों को स्त्रियां और शूद्र भी सुन सकते थे। यहाँ पर सुनने की बात की गई है, पुराणों को स्त्रियां और शूद्र भी सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में करते थे। अग्नि पुराण का सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ कृषि संबंधित विवरण भी है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? कथा वस्तु आपका हो जाएगा। और जातक कथा क्या है? जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां आपकी वर्णित हो जाएंगी, ठीक। कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कल्प सूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का वर्णन है। तो भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का वर्णन है। भगवती सूत्र ये किससे रिलेटेड है? भगवती सूत्र और जैन साहित्य से ही आपका रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि महावीर की यहाँ पर बात की जा रही है। भगवती सूत्र में महावीर के समकालीनों के साथ संबंधों का विवरण है, ठीक। आगे पॉइंट कहता है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, है ना। चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की किताब है, ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट, अर्थशास्त्र के अनुवादक साम शास्त्री हैं। जो कौटिल्य ने किताब अर्थशास्त्र लिखी है, इसको अनुवादित किसने किया है? अनुवादक कर्ता का नाम हो जाएगा साम शास्त्री। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कल्हड़ ने संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया। कल्हड़ की किताब या पुस्तक राजतरंगड़ी हो जाएगी। राजतरंगड़ी का अर्थ राजाओं की नदी है। राजतरंगड़ी में 8 सर्ग या तरंगे हैं। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है। चचनामा में अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत है। चचनामा के लेखक अली अहमद हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। एक तो राजतरंगड़ी किताब कल्हड़ की हो गई, और राजतरंगड़ी का अर्थ होता है राजाओं की नदी। 8 तरंग या सर्ग में डिवाइड है। कश्मीर के शासकों का वर्णन है 12वीं शताब्दी के। एक किताब दूसरी आपकी चचनामा आ गई, है ना, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत बताती है। चचनामा के लेखक अली अहमद आपके हो जाएंगे। फिर मैंने बात की अष्टाध्यायी की पाढ़नी, जो कि पहली व्याकरण की किताब आपकी मानी जाती है। व्याकरण की पहली किताब, पहली बार किताब अष्टाध्यायी की पाढ़नी, इंपॉर्टेंट। अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं 101 नंबर के क्वेश्चन पर। मैंने 100 क्वेश्चन आपको बिल्कुल कम टाइम में यहाँ पर करा दिए, ठीक है ना। जितने भी लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख लिए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो। जितने भी लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को
सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लें ताकि वीडियो आपको पेपर के अंतिम दौर तक मिलती रहे, है ना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो भी लोग इस टाइम और पेपर के अंतिम दौर तक वीडियो देखते रहेंगे निश्चित ही उनके नंबर पास होने की बात नहीं, मैं 100+ उनके नंबर आ जाएंगे, एकदम बेहतरीन नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पढ़ते रहें आप मेरे साथ, तभी आपको पता चलेगा। और मैं आपको एकदम थ्योरी कम टाइम में आपका इतना अच्छा रिवीजन करा रहा हूँ, इतना अच्छा आपको कोई भी रिवीजन नहीं कराएगा। ये वाले नोट्स, ये वन लाइनर की पीडीएफ या क्लास की पीडीएफ लेने के लिए नंबर नीचे दिया गया है, इस पर आप लोग कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो। जिनको भी पूरा नोट्स चाहिए वो 299 का पेमेंट करके पूरा ले सकते हैं, अभी से पढ़ सकते हैं पूरा 60 नंबर का। यहाँ पर बात करते हैं अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, आपको बता दिया हूँ। पाणिनि की किताब अष्टाध्यायी, व्याकरण की पहली किताब। अष्टाध्यायी से मौर्यकालीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि का प्रयोग हुआ है, तो लिपि का प्रयोग सबसे पहले किस किताब में हुआ है? अष्टाध्यायी की पाणिनि में हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता किसने लिखा है? कात्यायन की किताब है, एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता में भारत पर आने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यवन आक्रमण का उल्लेख किस संहिता में मिलता है? गार्गी संहिता में मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि, महर्षि पतंजलि, है ना, ठीक है ना। पतंजलि एक आपके योगी कह सकते हो, योगी थे, है ना, जिन्होंने योग शास्त्र को बहुत आगे तक बढ़ाया। तो पतंजलि की महाभाष्य किताब है ना, ये पतंजलि किसके समकालीन थे या किसके पुरोहित हुआ करते थे? तो पुष्यमित्र शुंग के हुआ करते थे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, पतंजलि के महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। महाभाष्य से शुंगों का इतिहास पता चलता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित आपका हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, रुद्रदामन से संबंधित आपका हो जाएगा। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से रिलेटेड है। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त से रिलेटेड आपका हो जाएगा, प्रयाग, है ना। और प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से रिलेटेड तो है, इसको लिखा किसने था? कई बार हमने बताया होगा आपको, हरिसेन ने इसको लिखा है। किसने? हरिसेन ने इसको लिखा है। अगला देखो, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। अब ऐहोल अभिलेख को ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन हुआ करता था? तो रवि कीर्ति हुआ करता था। कौन? रवि कीर्ति इसका दरबारी कवि या लेखक हुआ करता था, ठीक, ये तो आपको पता ही होगा। अगला देखो, यहाँ पर कहता है मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से रिलेटेड है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से रिलेटेड है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला नागर शैली कहलाती है। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली आपकी कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट, जिन मंदिरों में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव हो उन्हें बेसर शैली कहा जाता है। बेसर शैली किसको बोलेंगे? जिसमें नागर का भी मिश्रण हो, द्रविड़ का भी, दोनों का मिश्रण हो, उसको बेसर शैली बोलते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित आपका हो जाएगा। पंचायतन शैली तब होती है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। पेपर में क्वेश्चन आ भी चुका है, PYQ आप लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक, ये आ चुका है। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में आपका स्थित है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में ही स्थित है। खजुराहो की मंदिर आपके मध्य भारत में है, मध्य प्रदेश में है। चंदेल शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण कराया था, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पर बात करेंगे लिंगराज मंदिर की। लिंगराज मंदिर आपका कहाँ पर है? भुवनेश्वर में स्थित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। इसको इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा क्योंकि आपकी उत्तर प्रदेश का है और यूपी टेट का एग्जाम है, तो बात आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ठीक। ये आपके कहाँ पर पड़ता है? ये ललितपुर में पड़ता है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है आपका। अगला पॉइंट
मैंने आपको बताया गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है और दशावतार मंदिर तो आपका इम्पोर्टेंट है ही, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आपका ये है, ठीक है ना। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट आपका आ चुका है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा आपका इतिहास। जिस काल में मानव ने घटनाओं का लिखित विवरण नहीं दिया उसे प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। मालवा संस्कृति के बर्तन काला लाल रंग के थे, काले या लाल रंग के थे, ठीक है ना। बुर्जहोम संस्कृति के बर्तन धूसर रंग के थे। जोखे संस्कृति के बर्तन लाल रंग के थे, ठीक है ना। ये मैं बात कहाँ की कर रहा हूँ, ठीक, ये बात मैं आपके प्राग ऐतिहासिक काल की बता रहा हूँ, ठीक है ना। प्राग ऐतिहासिक काल से क्या क्या संबंधित है, ठीक। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहाँ लेखन कला तो थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, है ना, पढ़ा नहीं जा सका, लेखन कला तो थी, इसीलिए हम आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को डालते हैं। सिंधु सभ्यता आपकी आद्य में आती है क्योंकि वहाँ पर लेखन का तो प्रयोग हुआ लेकिन आज तक इसको पढ़ कोई नहीं पाया, ठीक। आगे देखो यहाँ पर कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है मानव इतिहास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित में उपलब्ध है। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का पृथ्वी पर कब अवतरण हुआ या प्रवेश हुआ था, तो 30 से 40 हजार वर्ष पहले। पूर्व पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार हुआ करता था। शिकार पूरा पाषाण काल के मानव के मनोरंजन का भी साधन था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, ये इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा क्योंकि पेपर में आपके आ सकता है, ठीक। क्योंकि पाषाण काल का पूरा चैप्टर आपका दिया गया है इतिहास में, ये इंपॉर्टेंट आग वाला। और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट। नवपाषाण काल में मनुष्य ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति अपनाई। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला पॉइंट यहाँ पर कहता है तांबा धातु द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी की प्राप्ति स्थल अतिरंप कम है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। कृषि का आविष्कार नवीन पाषाण काल में हुआ था। अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में आपका स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आप लोग देखो, यहाँ पर कहता है कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डी हवा आपके उत्तर प्रदेश में ही है। भारत के पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर से बने थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की, ये इंपॉर्टेंट है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। 1867 ईस्वी में CL कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण आपके खोजे थे। विंध्य क्षेत्र में मिर्जापुर और सोनभद्र के इलाके में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ 4000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। असम का श्वेतंभ्रू गिवन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभाव कपि है। ये कपि बंदर का नाम है श्वेतंभ्रू, ठीक, गिवन। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव का संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भीमबेटका गुफाएं अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। मनुष्य में भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। तो भारत में मनुष्य संबंधित जो पहला प्रमाण मिला है वो नर्मदा घाटी के किनारे ही आपका मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले ने प्रथम बार भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। रिजले ने
सिंधु सभ्यता की तिथि का निर्धारण रेडियो कार्बन C14 पद्धति से हुआ है। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए सिंधु सभ्यता की तिथि 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 26 से 19 ईसा पूर्व आपका ये NCERT का टाइम पीरियड यानी कि NCERT बताती है। ठीक, और सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है ना वो कैसा है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार। ठीक, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के 4 मुख्य स्रोत धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य थे। ये हम आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक, और भारत का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद था, 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे। ऋग्वेद की रचना कुल संख्या 10,462 थी। यजुर्वेद को पाठक या अर्धवायु कहा जाता था। सामवेद का अर्थ गान था। ये सारी बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक, और ये एक क्विक रिवीजन मैं आपको करा रहा हूँ जितना भी अभी तक हमने आपको पढ़ाया, ताकि आप भूल ना जाएं। एक नज़र में आप लोग देख लो। सामवेद को पाठक को उद्गात कहा जाता है। अर्थवेद में अंधविश्वास, जादू टोना आते हैं। पुराणों की संख्या हमने आपको 18 बताई। मत्स्य पुराण सबसे पुराना था। अग्नि पुराण कृषि से संबंधित आपका था, है ना। और जातक कथाओं में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी है। जैन साहित्य को आगम, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त, राजतरंगिणी कलहड़ की किताब, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जो कि व्याकरण की पहली किताब थी। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त से संबंधित। नागर शैली उत्तर भारत के मंदिरों से संबंधित। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के मंदिर की शैली। पंचायतन शैली का उदाहरण आपका खजुराहो का मंदिर हो जाएगा। इतिहास का विभाजन 3 में हुआ है, आपको पता है ना। प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। आग की खोज आपको बताई हमने। आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई। पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई। पहला पालतू जानवर आपका कुत्ता बनाया गया था। तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। प्रथम औजार क्या थी, कुल्हाड़ी पहला औजार थी। मेहरगढ़ से कृषि के प्रथम साक्ष्य आपको देखने को मिले हैं। और मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इतिहास के आपको, जैसे आपकी अभी सिंधु घाटी सभ्यता पूरी नहीं हुई, कुछ ही पॉइंट आपके कवर हो पाए हैं, 1-2 सिंधु घाटी सभ्यता पूरी खत्म करेंगे। वैदिक काल का लगभग कंटेंट हमने इसमें आपका खत्म कर दिया है। जो भी छूटेंगे उनको कंप्लीट करेंगे। पूरा इतिहास हम आपको 200 क्वेश्चन करा देंगे। जितने भी मित्रों को सिर्फ, मैं फिर आपको यहाँ पर कह दूँ, ओनली उनको सिर्फ PDF चाहिए, वो भी क्लास वाली, तो क्लास वाली PDF का प्राइस 149 रुपये मैंने कर दिया है। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग इन PDF को ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। प्रत्येक दिन पेपर के अंतिम दौर तक आपको PDF मिलेगी। जिन भी मित्रों को पूरे के पूरे नोट्स भी लेने हैं और क्लास की PDF भी लेनी है, PYQ भी लेना है, पूरा का पूरा मटेरियल ही एक बार में ही ले लेना है, तो 299 पेमेंट कर देना, आपको पूरा का पूरा एक ही बार में सब कुछ मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्ती के साथ पढ़ाई करिएगा। और इसी प्रकार से वीडियो आपको पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग कर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी, है ना, कितना क्या आपको समझ में आया, कम टाइम में आपका कैसा क्या रिवीजन रहा, वो आप लोग साझा कर सकते हैं वीडियो को देखने के बाद में। चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।